हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी प्राकृतिक संसाधन है, उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमेशा इससे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, आपका 11th हो, 12th हो, सारे एग्जामों में, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझें। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है ना, इसे कहते किसको है। तो जो प्राकृतिक संसाधन हमें जो प्रकृति से मिलते हैं, जो भी संसाधन हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, यानी अपने आप ही मिलते हैं, वो मानव निर्मित नहीं होता है। तो जो प्रकृति से मिलते हैं और जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपका वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका वायु, है ना। तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और अन्य गैसें, इसके अलावा जो भी परसेंटेज बचता है, इसके अलावा अन्य गैसें होती हैं। ऑक्सीजन क्या है, सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होती है ना। और जो CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पौधे क्या है, प्लांट जो होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो जो CO2 और मीथेन जैसी गैसें होती हैं, वो क्या होती है, पृथ्वी की गर्मी को रोकती हैं। अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जितना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना ही बढ़ेगी। अगला देखते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओजोन परत है ना। तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो की बात करें, कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो वो कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका ट्रिक भी तैयार करके दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इसके बाद क्या है, ये जो ओजोन परत होती है वो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और CFC गैस से ओजोन ओजोन परत को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है, CFC। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से दो से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला इसमें क्या है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका क्या कार्य होता है, ये UV किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो ये CFC गैस नुकसान पहुंचाती है। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखेंगे कि वाटर क्या है ना। वाटर यानी जो पृथ्वी का लगभग 71%, संपूर्ण भाग का 71% भाग क्या है, आपका जल है। यह बहुत, जो जल 70% तो है, लेकिन क्या 71% पीने के योग्य है, नहीं। पीने योग्य जल बहुत कम मात्रा में है। तो हमारी ये 71% भाग जल में है, लेकिन उसका जो पीने वाला पानी है, पीने योग्य पानी है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। अब यहाँ पर जल चक्र देखते हैं, है ना। वाटर साइकिल होता है। तो वाटर साइकिल कैसे होता है, पहले वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण का मतलब पहले कि पानी जो होता है वो भाप बनाता है। इसके बाद क्या होता है, संघनन होता है, उसके बाद वर्षा होती है और उसके बाद संग्रहण। वाष्पीकरण का मतलब जैसे कि पानी पहले भाप बना लेता है, इसके बाद क्या होता है, संघनन में बादल बनते हैं, उसके बाद बारिश होती है और पानी जमीन पर जमा होता है। तो इस प्रकार से ये जल का चक्र चलता है। अगला देखेंगे कि मृदा, मृदा क्या है। मृदा जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मृदा अपर्दन वनों की कटाई से बढ़ता है। यानी जो मृदा का अपर्दन होता है वो कैसे बढ़ता है, कटाई से बढ़ता है। इसलिए हमें इसे रोकने के लिए क्या, अधिक से अधिक
पेड़ लगाना चाहिए, है ना। वृक्षारोपण से क्या होती है, मिट्टी जो होती है वो सुरक्षित रहती है। इसके बाद देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका सर्किल भी पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसका चक्र बनता है। जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन चक्र यानी CO2, फिर पौधे, फिर जानवर, फिर वापस वातावरण में आ जाती है। इसके बाद ऐसे ही आपका नाइट्रोजन चक्र चलता है। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो कौन सा जीवाणु करता है, राइजोबियम जीवाणु करता है। देखेंगे एग्जाम में ये आना ही आना है क्वेश्चन कि 5R रूल क्या है ना। एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एग्जाम में जरूर आता है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही। क्या अर्थ होता है 5R का, क्या मतलब होता है, रिफ्यूज यानी मना करो, रिड्यूस कम करो, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकिल फिर से बनाओ, और रिपर्पोज मतलब नया उपयोग करो। तो ये 5 रूल का क्या है यहाँ पर अर्थ हो गया है। 5R जो है, 5R से क्या बनता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिप्रोपोज। इसके बाद देखेंगे एग्जाम में पूछता है कि चिपको आंदोलन क्या है ना। चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। इसमें लोग पेड़ों को काटने के बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया है। इसमें एग्जाम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एग्जाम में इसमें से यही क्वेश्चन पड़ता है कि ये कब शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, तो 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और किस वहाँ के जो सुंदरलाल बहुगुणा से ये संबंधित था, क्योंकि ये इसके नेता थे, है ना। और ये कैसा आंदोलन था, वन संरक्षण था, क्योंकि पेड़ों को नहीं काटने दिया जा रहा था, तो वो कैसा था, वन संरक्षण था। और इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर हो गई, है ना, वाटर साइकिल हो गया, और 5R हो गया। ये चीज आप एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको जो भी डाउट होगी वो मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, है ना, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सुन सकूं और उसको समझ के आपको आंसर दे सकूं। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट मेरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।